एक गरीब मगर चालाक लड़के सुमन की, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए वो खुद ही गांव के किसी ढाबे पर काम करके अपना जीवन यापन करता था। सुमन गरीब था मगर दिलेर था। वो हर रोज अपने खाने का थोड़ा हिस्सा अपनी एक मछली दोस्त को जरूर खिलाया करता था। कैसे हो दोस्त? हाँ? सुमन? ढाबे पर फुर्ती से काम करते हुए एक शातिर ठग चंटू की नजर उस पे पड़ जाती है और वो सुमन को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। मुझे करना क्या होगा? बस 40 दिन आराम करना है और खाना पीना है, और 41वें दिन बस थोड़ी देर काम करना होगा, जिसके बदले पूरे 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक काम से पहले 9 काम के बाद। बताओ कैसी लगी 2 दूनी 4? ऐसा ऑफर सुनकर सुमन की आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत ढाबे का काम छोड़कर चंटू के साथ चल पड़ता है। यूँ समझो तुम्हारे आराम के दिन शुरू। आराम से खाना खाओ, सो जाओ, सो के उठो, खाना खाओ, घूमो फिरो, खाना खाओ, फिर सो जाओ। एक दिन पूरा हुआ। हाँ? हाँ? आखिर सुमन के 40 दिन के क्वारंटीन के बाद काम का दिन यानी कि 41वां दिन आ गया और वादे के मुताबिक चंटू काम से पहले एक स्वर्ण का सिक्का सुमन को देकर उसे अपने साथ ले चला। वो चलते चलते एक घने जंगल की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां से नीचे एक बड़ी सी नदी बह रही थी। इस जंगल के फल बहुत ही कीमती होते हैं। मैं यहाँ से बहुत सारे फल लेकर जाना चाहता हूँ, मगर इस थैले में आ कितने सकते हैं मुझे ये नहीं पता। तो 2 दूनी 4, क्या तुम इस थैले के अंदर बैठ सकते हो, ताकि मुझे ये थैला कितना वजन उठा सकती है इसका अंदाजा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हो? निकालो मुझे! अरे 2 दूनी 4, बस थोड़ी देर की बात है। वैसे भी तुम्हें इतने दिन खिलाया पिलाया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। अरे मुझे निकालो! ये क्या कर रहे हो तुम? बचाओ! कोई है! बचाओ! हाँ, शाबाश! बचाओ! काका, मुझे यहाँ से निकालो! डरो मत, बस अपने आस-पास पड़े खजानों में से 2 दूनी 4 हीरे मोती फेंकते जाओ इस पर। खजाना फेंको, फिर रास्ता बताता हूँ। अब तो बताओ काका। मूर्ख बालक, क्या तुम्हें आसपास नरकंकाल दिखाई नहीं दे रहे? तुमसे पहले भी कई लोग चिल का भोजन बन चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। अरे ये क्या कर रहे हो काका? अगर नदी में कूदा
तो कम से कम बचने की उम्मीद तो है। यहाँ तो ये चील कौवे मुझे पक्का नोच नोच कर खा जाएंगे। बच्चों, ये वही नदी थी जो उसके गांव तक जाती थी। और कहानी की शुरुआत की मछली तो याद है ना तुम्हें, जिसे सुमन दाना डाला करता था। जब नदी वही है तो उस मछली का घर भी तो यही नदी होगी ना। आखिर वो सही समय पर अपने मित्र को बचाने पहुंच जाती है। धन्यवाद मित्र, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ठग चंटू फिर से गांव आकर अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। दो दुनी चार, तुम पहाड़ से वापस कैसे लौटे? सुमन था बहुत चालाक। उसने चंटू को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। बहुत आसान था। आप जैसे ही मुझे छोड़कर गए, चील से बचते बचते भागते हुए मुझे एक गुफा मिल गई, जो सीधे पहाड़ के नीचे तक आती है। बस उसी में मैं नीचे तक आ गया। अच्छा, फिर तो उस गुफा से मैं पूरा खजाना दो दुनी चार कर सकता हूँ। सुमन बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो तेरा काका हूँ। तुमने किसी को उस गुफा का पता बताया तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं। शाबाश! तो क्या तुम मुझे उस गुफा का रास्ता बता सकते हो? इसके बदले मैं इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा रहना सहना खाना पीना सब दो दुनी चार हो जाएगा। अच्छा, मगर इस बार आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। इस तरह उनकी बात पक्की हो जाती है और वो फिर से उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। मगर इस बार चंटू खुद थैले लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अरे वाह, सोना, ये खजाना। गुफा वाला रास्ता कहाँ है? कहाँ है गुफा का रास्ता? यहाँ तो कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है गुफा? कौन सी गुफा? कैसी गुफा? अरे ये क्या दो दुनी चार कर रहे हो? तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? ओहो काका, आप तो बहुत भोले निकले। जैसे आपने मुझे और मेरे जैसे कईयों को वहाँ भेजकर चील का भोजन बनाया, मैंने भी कोशिश की और आप फंस गए। वहाँ कोई गुफा नहीं है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? ये दो दुनी चार के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? इस नदी में डूबने से बचाने के लिए सुमन के पास तो उसकी दोस्त मछली रानी थी, मगर ठग चंटू ने तो आज तक लोगों को ठगने का काम ही किया था, इसीलिए उसको बचाने वाला कोई नहीं था। समय पहले की बात है, वीरवरा नाम का एक लड़का था जो एक समुद्री जहाज पर काम किया करता था। उसकी एक समुद्री यात्रा के दौरान एक बहुत ही तेज गति के तूफान ने उसके जहाज को नष्ट कर दिया। सब कुछ बिखर गया। अगली सुबह बेहोश वीरवरा की आंखें खुली तो वो अपने आप को एक अनजान टापू पर पड़ा पाया। ये मैं कहाँ आ गया? कोई है? कोई है? कोई है? बहुत दूर तक चलने के बाद वीरवरा को आखिर एक शहर मिल ही गया। लोग मिल गए।
कहाँ चले गए यहाँ के लोग? कोई दिख ही नहीं रहा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज कहाँ? अरे अरे रुको भाई, ये सब क्या हो रहा है और ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये टापू दिखने में चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, यहाँ के नियम उतने ही विचित्र हैं। यहाँ के नियम के अनुसार जो भी आदमी यहाँ बहकर या भटक कर आता है, उसे वो अपना नया राजा बना लेते हैं और जीवन भर के लिए पुराने राजा को वीराने टापू पर भेज दिया जाता है। जिसने राजा रहकर यहाँ की सेवा की, उसको जीवन भर के लिए वीराने में रहना पड़ेगा? ये तो सचमुच विचित्र है। वैसे फिलहाल यहाँ के राजा कौन है? मैं। वीरवरा को अब बात समझ में आई कि वो आदमी इतना उदास क्यों था, क्योंकि अब राजमहल छोड़ उस वीरान टापू पर जाने की बारी उस बुजुर्ग व्यक्ति की थी। टापू के नियम के अनुसार अगले ही पल वीरवरा महाराज वीरवरा बन चुका था। उसकी सूझबूझ और दयालु स्वभाव के कारण लोग उससे बहुत प्यार करते। मगर इस बीच एक बात थी जो वीरवरा के मन को हमेशा परेशान करती रहती थी, और वो थी एक दिन कोई और राजा बनकर आएगा और उस दिन उसे भी वीरान टापू पर जाना पड़ेगा। और इससे छुटकारा पाने के लिए महाराज वीरवरा को एक योजना सूझी। सैनिकों, बरसात के मौसम में समुद्र किनारे रह रहे लोगों का घर अक्सर बह जाता है। इसीलिए मेरा आदेश है कि वीरान टापू के कुछ हिस्सों को अपने नगर की तरह ही विकसित कर दिया जाए, जिसमें घर, दुकान, सड़क, सारी सुविधाएं हो। वीरान टापू को? मगर महाराज, वहाँ तो केवल यहाँ से विदा किए गए राजा को रहना होता है। ये मेरा सुझाव नहीं, आदेश है। महाराज वीरवरा के आदेश से वीरान टापू के कुछ हिस्से के घने जंगल को काटकर उसको विकसित करने का काम शुरू हुआ। अब वीरान टापू वीरान नहीं रह गया था, और जब वीरान नहीं रह गया था तो फिर किसी नए राजा के आ जाने के बाद भी वीरवरा को वहां जाकर रहने में चिंता किस बात की होती। इस प्रकार से उसकी ये योजना तो काम कर गई और वो निश्चिंत होकर राजपाट चलाने लगा। तभी एक दिन महाराज, महाराज, बहुत दूर एक बड़े से जहाज के डूबने की खबर आई है। माफ कीजिए महाराज, मगर ऐसा जब भी होता है तब कोई ना कोई बहकर यहाँ आता है, जिसका मतलब है। इसका मतलब तुम्हारा नया राजा आने वाला है। जी महाराज, और इससे भी दुख की ये बात है कि उस डूबे जहाज पर हमारे दुश्मन का झंडा लगा था, जिसकी हमारे टापू पे कब से नजर है, और हमारे टापू के नियम के अनुसार उनका कोई भी आदमी यहाँ आ गया तो हमें उसको यहाँ का राजा बनाना पड़ेगा। इस खबर को सुनकर टापू के लोग सोच में पड़ गए, साथ ही बड़े उदास भी हो गए, क्योंकि वो लोग महाराज वीरवरा से बहुत प्यार करने लग गए थे। वैसे प्यार और स्नेह तो वीरवरा को भी उनसे हो गया था, इसीलिए कोई बाहर वाला आकर उनके साथ कुछ गलत न कर दे, इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। तुम लोगों को अपने राजा को बदलना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि तुम लोग जिसे चाहो उसे अपना राजा चुनो। ये कैसे हो सकता है महाराज? नियम के अनुसार भूला भटका आदमी हमारा राजा होगा।
अब भूला भटका आदमी हमारी पसंद का कैसे हो सकता है? अभी राजा हम हैं और राजा नियम बना भी सकता है और बदल भी सकता है। हर अजनबी अच्छा नहीं होता और अपना राज्य किसी अजनबी या दुश्मन के हाथों देना बुद्धिमानी नहीं। हाँ हाँ महाराज सही कह रहे हैं, इनकी बात तो सही कह रहे हैं। मगर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं महाराज? करना तुम्हें नहीं हमें है। यहाँ की प्रजा की भलाई को देखते हुए हम ये नियम का प्रस्ताव रखते हैं कि आप लोग खुद अपने बीच का कोई राजा चुनिए। मगर हमारे बीच के राजा से हमें भेदभाव का खतरा है, इसीलिए हम बाहर का राजा चुनते आए हैं। इसका उपाय भी है हमारे पास। अगर वो राजा आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, ये भेदभाव करे, तो राज्य के कुछ मुख्य सदस्यों के पास राजा को तुरंत हटाने का अधिकार भी होगा। वाह महाराज वाह! क्या बात है? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। हम सब आपके विचार से सहमत हैं। वैसे महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप ही क्यों नहीं सदैव के लिए हमारे राजा बन जाते हैं? नहीं मित्र, मेरे यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपना राजा चुनने की बारी है। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.